बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलेगा? क्या ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत चलेगा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स के तहत चलेगा? जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हमने पार्लियामेंट के अंदर देखा, ये हम देखेंगे? क्या अगर हमारे में पेशेंस लेवल नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी का आर्गुमेंट, क्या ये मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान का? या इस सारे के लिए पाकिस्तान के सिस्टम को रीसेट करने की ज़रूरत है? जब मैं रीसेट का नाम इस्तेमाल करता हूँ तो बहुत सारे लोग इसके बहुत मुख्तलिफ मतलब समझते हैं, लेकिन रीसेट करने का बेसिकली मकसद क्या है? रीसेट करके हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं? और क्या सिस्टम को रीसेट करने से रिजल्ट्स पाकिस्तान के लिए बेहतर आ सकते हैं? रिगार्डलेस के पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या व्यू पॉइंट है, इंस्टीट्यूशंस का क्या व्यू पॉइंट है, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, इस मुल्क को राह रास्त पर डालने के लिए बड़ा ज़रूरी है एक नेशनल डायलॉग। ये नेशनल डायलॉग क्या हो सकता है? इस नेशनल डायलॉग का ऑब्जेक्टिव क्या है? और एट द एंड ऑफ द डे क्या तमाम स्टेक होल्डर्स इस नेशनल डायलॉग को जो इसका रिज़ल्ट निकलेगा वो मानने पर तैयार होंगे? इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हुए बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हम लोग पाकिस्तान की जो एयर बेसिस हैं वो मिसयूज़ नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के लिए सवाल ये था कि अलकायदा को और जैश को लेकर जो ऑपरेशंस वहाँ पर हो रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान की जो एयर बेस है क्या वो इस्तेमाल हो सकती है, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कैटेगोरिकली ना कर दी कि नहीं, पाकिस्तान की एयर बेस ऐसे इस्तेमाल नहीं होगी। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस सेगमेंट के लिए ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट नईम खालिद लोधी साहब, अ वेरी वेल रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा भी रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। और मेरे साथ हैं यशवीन जमाल, वंस अगेन अ वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। जल साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। वेरी तल्ख सवाल है जी, पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलेगा सर? ये सब कुछ जो हो रहा है, स्टॉप के अरेंजमेंट्स है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, आज ये कर लेते हैं, कल ये कर लेंगे, वो उसको स्पीच नहीं करने देगा तो हम साइड पे खड़े हो जाएंगे। सर, इज दिस हाउ द पाकिस्तान विल वर्क? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जब भी आप लफ्ज़ निज़ाम की बात करते हैं जो कि नज़म से निकला है और साफ ज़रा के ऑर्गेनाइजेशनल इसका वो साफ, इसमें तीन कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला कंपोनेंट जो सोचो विचार और प्लानिंग का कंपोनेंट है, जिसमें आपकी पार्लियामेंट है, काबीना है, वज़ीर आज़म है, इनका मेन काम है सोचो विचार करना, पॉलिसीज़ को तरतीब देना, उनको प्रोमलगेट करना और आगे। फिर एक है इम्प्लीमेंटेशन वाला इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी पुलिस है, आपके बाकी महकमे है। फिर एक होता है एवेल्यूएशन कि क्या काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, जो बेसिकली आपकी जुडिशरी है, आपका मीडिया है जो तनकीद करता है और फिर पता लगाता है। अब इन तीनों को तो एक तरफ आप, ये तो मैं निज़ाम की तरफ कर रहा हूँ। ये जो आपने बात की ये जो आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, देखें ये तो एक रिफ्लेक्शन है आपकी सोसाइटी की। होता ये है, अच्छी लीडरशिप जो है सोसाइटी के आगे चलती है और उनको अपने पीछे लगाती है, उसमें से बुराइयां दूर करने की कोशिश करती है और ऊंचाइयों को उभारती है। अगर वो रियल लीडरशिप हो, अगर वो ऐसी लीडरशिप है जो सिर्फ चलती है इस बात पे कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किस चीज को पसंद करते हैं, उनके साथ वो भेड़ चाल में दाखिल हो जाती है, फिर उसमें वही बुराइयां होती हैं जो पूरे मुआशरे में होती हैं। तो जो कुछ आपने देखा पार्लियामेंट में, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम ना हमने एजुकेशन के स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा, ना तालीम पे आपने जोर दिया, ना तरबियत पे जोर दिया, और तरबियत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जमाना था कि लोग अपने इखलाक की बिना पर, उनकी इज्जत होती थी, इखलाक की बिना पर पहचाने जाते थे। आज लोग अपनी कारों की लंबाई और प्लाटों की ऊंचाई और पैसों से नापे जाते हैं, तो फिर साफ ज़ाहिर रही है। तो मैं जो बात करता हूँ ऑपरेशन अपने रीसेट की, सिस्टम रीसेट की, वो मैं ये कहता हूँ कि देखिए ये तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन से बाला कोई चीज़ तलाश करें या इस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दें या इसको कुछ और इसका बिल्कुल हुलिया बिगाड़ दें। अगर करना है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि किसी के पास नहीं है। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि ये जो 4-5 चीजें हैं ये अपने आप को ठीक करें। और मैं एक दफा जिक्र कर देता हूँ एक लाइन में,
इदारे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हदूद में रहें और उनसे तजावुज ना करें। और इसमें लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ फौज की बात कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। फौज का भी साफ ज़रा इसमें जिक्र है। इसमें जब जुडिशरी एग्जेक्टिव के कामों में दखल देती है कि जी आपने उसको नहीं अपॉइंट करना, उसको करना है, और बादों का एग्जेक्टिव जुडिशरी का काम करना शुरू कर देती है, फैसले, ये सारी चीजें खत्म करने की जरूरत है। तो पहला बात ये कि अदारे अपने, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मौजूद है। बिल्कुल ठीक। नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर जमहूरियत लेकर आए। जब तक ये नहीं होगा ये कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते, ये अपनी खिदमत ही करते रहेंगे। और ये पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को मैं अपील कर रहा हूं कि भाई ये जो खानदान आपके सर पे सवार हैं, आपका खून चूस रहे हैं, मुल्क का खून चूस रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, आप में इतनी सख्त नहीं है कि आप नई पौध को लेकर आए जो कि इनके बच्चे और चाचों के अलावा कोई और हो। इसकी मुझे समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि जी बस ये लोग इलेक्ट करते हैं, जी यहाँ पर रिवाज है, पर्सनैलिटी पे बंदा चलता है। इसका मतलब ये है कि हम तो फिर पर्सनैलिटी की पूजा करने वाले लोग पैदा हो गए हैं और हम ये नहीं देखते कि अच्छाई और बुराई क्या है और हमारे क्या मैनिफेस्टो। तीसरी बात जी, जुडिशरी में लेटरल एंट्रीज बिल्कुल बंद होनी चाहिए। एक प्रॉपर कार्डर होना चाहिए नीचे से, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल बनता है ऐसे ही सिविल जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने सुप्रीम कोर्ट का है। इसको मैं यही खत्म करता हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि कल एक वकील जो है एक पार्टी का सरगर्म रुकन है और आज वो आके हाई कोर्ट में बैठ जाए और आप समझें कि अब वो अच्छे फैसले करेगा? ये मुमकिन नहीं है। ठीक। मीडिया का ये कहना कि हम पर बिल्कुल कोई कदगन ना हो, ये कतन गलत है। आप सेल्फ रेगुलेशन कहीं नहीं होती, आपको बैरूनी रेगुलेशन चाहिए, वो अच्छे लोगों की होनी चाहिए। आपको, आप पर ये जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि ये जो आपने झूठ बोला है ये आप इसके जिम्मेदार हैं। अगर वो झूठा निकला तो आप और आप दोबारा मतलब इसके जिम्मेदार होंगे, जैसे भी है। ठीक। और आज तो हम साफ देख सकते हैं, आपको नजर आ जाता है कि ये बंदा किसकी बात कर रहा है, वो बंदा किसकी। 4, 5वीं बात, ब्यूरोक्रेसी में जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, जैसे मैंने कहा ये आपका करने वाला काम है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी तरीके से पुलिस में आपको रिफॉर्म लानी पड़ेगी। और आखिरी बात, जब तक इस मुल्क को आप छोटे सीबों में तकसीम नहीं करेंगे, ये गवर्नेबल नहीं है, यह आबादी बहुत ज्यादा है। ये है रीसेट, इट इज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज पॉसिबल। थोड़ी बहुत चेंजेस लाने की जरूरत है। जब तक आप ये नहीं करेंगे मेरी नजर में मुल्क आगे नहीं चल सकता। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। सर पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। यशवीन आपकी तरफ आता हूं। बड़ा क्लियर हेडेडली जनरल साहब ने बताया है कि सिस्टम रीसेट का मतलब क्या है। हम लोग समझते हैं कि जी सिस्टम रीसेट, शायद इस सिस्टम को रैप अप करने की बात हो रही है, लोग खुश नहीं है, शायद पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहते लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये दिस इज लाइक द गॉसिप्स ऑफ इस्लामाबाद। आप इस्लामाबाद बैठी हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं। ये जो एक निज़ाम चल रहा है जिसको हम पिछले 72-73 साल से देख रहे हैं, इस निज़ाम को टूटा फूटा जैसा भी है हम जमहूरियत का नाम देते हैं। आपको लगता है जनरल साहब का ये जो व्यू पॉइंट है, अगर मैं मीडिया से जरा लेट मी स्टार्ट विद इट क्योंकि हमें पहले अपना एनालिसिस करना चाहिए, डू यू थिंक ही इज राइट और ये चीजें इसी तरह चलनी चाहिए और होनी चाहिए इंप्लीमेंट? देखिए जनरल साहब ने जो पॉइंट इन प्रिंसिपल रेस किया है मीडिया की, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी से मुबर्रा कोई भी नहीं है और रेगुलेशन से मुबर्रा भी कोई इदारा नहीं होता किसी भी मुल्क में। तो अगर इसको एक ब्रॉडर प्रिंसिपल के तौर पे देखा जाए तो ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। मैं इससे मुत्तफिक हूँ, एज ए जर्नलिस्ट इससे मुत्तफिक हूँ। मैं पिछले 14-15 साल से सहाफत से वाबस्ता हूँ और मेरा भी एज ए जर्नलिस्ट, एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट ये ख्याल है कि सहाफ़ी हो या कोई भी और इदारे से ताल्लुक रखने वाला शोबा हो, कोई भी और, आप मादर पिदर आज़ाद नहीं हो सकते। मादर पिदर आज़ादी कहीं पर भी दुनिया में कोई बंदा लाकर इस बात को साबित कर दे कि मीडिया के पास या किसी भी XYZ इंस्टीट्यूशन के पास दुनिया के किसी डेवलप तरीन मुल्क में भी है, तो मैं सहाफत छोड़ दूंगी, क्योंकि ये होता नहीं है। दुनिया के अंदर आपको एक बेसिक रेगुलेशन आपके लिए होती है और कोई भी इदारा अपने आप को उस चीज से वो नहीं कर सकता, आजाद नहीं कर सकता। लेकिन ये जो आप एक ब्रॉडर बात कर रहे हैं, आप सिस्टम रीसेट की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि जो कुछ मनाजिर हमने पार्लियामेंट में देखे, अभी आपने कहा कि शायद इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लोग जो है वो बेजार हैं, ये भी कुछ रूमर्स हैं। तो एक्टिव जर्नलिज्म के 14-15 साल और उससे पहले की भी जितना कुछ हमने फॉलो किया, मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रही है, नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट आ रही है,
कुछ अरसे के लिए फौज आ जाएगी, उसके बाद एक नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। ये इस किस्म की स्टोरीज मेरा ख्याल है हम हर 4 महीने के बाद सुनते हैं, लेकिन मैंने तो कम से कम अपनी एक्टिव जर्नलिस्टिक लाइफ में अभी तक ऐसा कुछ होता देखा नहीं है। जो कुछ पार्लियामेंट में आपने देखा मंसूर, वो भी पहली दफा नहीं हुआ। मैंने अपने वेब प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर बड़ी तफसीली स्टोरी की है कि ये कितनी मरतबा पार्लियामेंट से हम इसी तरह के मनाजिर देख चुके हैं, सूबाई पार्लियामेंट्स हो या फेडरल गवर्नमेंट जो है या फेडरल यहाँ पे पार्लियामेंट हो। देखिए जो बात है काम होने की, अगर आप शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को उठाकर देखें जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन लगाकर मुकम्मल की, दैट इज द वे टू गो। मैं उनकी तकरीर के कंटेंट को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी जो डायरेक्शन है तकरीर की उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि उन्होंने प्योरली बजट के ऊपर बात की, स्टैट्स पे बात की, जो तनकीद करनी थी वो की और वो अपनी स्पीच उन्होंने रैप अप कर दी। आप असद उमर साहब की तकरीर एग्जैक्टली जवाबी तकरीर को देखें, उन्होंने उन इश्यूज के ऊपर उनको रिस्पॉन्ड किया और बहुत बेहतरीन तकरीर विद स्टैट्स असद उमर साहब ने भी की। जो भी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था वो सामने रखा। ईवान इसलिए है, ईवान इसलिए नहीं है कि आप किसी को सामने खड़े होकर उसको माँ बहन की गाली बके। ईवान इसलिए नहीं है कि आप वहां पे खड़े होकर डिक्टेटरी रिमार्क्स दें, खवातीन को अंडरमाइन करने वाले रिमार्क्स दें। और ईवान इसलिए भी नहीं है कि वहां पे खड़ी हुई पढ़ी लिखी खवातीन इस चीज को एक्नॉलेज किए बगैर कि आपकी कमजोरी को मजाक बना के एक मर्द पर जो है वो फेंका जा रहा है ताने के तौर पे, और वो खवातीन पीछे खड़ी हंस रही हैं। एक बहुत अनफॉर्चुनेट साइट थी जो हमने देखी। हम इस तरह की साइट बार बार देखते हैं अपनी पार्लियामेंट से। एंड आई एग्री विद जनरल साहब के शायद ये बात दुरुस्त है कि हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो रिफ्लेक्शन होती है माशरे की। हम लोगों को वोट देने से पहले सोचना पड़ेगा कि क्या हम यही खेप और मटेरियल है जो मटेरियल जो पार्लियामेंट में भेजते रहेंगे, क्योंकि ये मेरे और आपके लिए तो एम्बैरेसिंग था मंसूर एज पाकिस्तानीज, लेकिन दुनिया को हमने खुद पर हंसने का मौका दिया, व्हिच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ठीक। अच्छा जनरल साहब, थोड़ा सा इसको मुझे आगे लेकर चलने दें। सर आपने रीसेट की बात की, सिस्टम होना चाहिए ठीक, मैं बड़ा इस चीज़ को इंडोर्स करता हूं कि आपको बेहतर पाकिस्तान का ख्वाब देखने का राइट भी है और हमें पूरी कोशिश भी करनी चाहिए उसको करने के लिए। सर एक आपने एक एग्जांपल दी, लेट मी टेक दैट थिंग। एक शख्स जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, उसके बाद वो मीडिया पे आ जाएगा, मीडिया पे आके वो एक एंकर बन जाएगा, वो वहां पर अपनी पूरी लॉयल्टी शो करेगा उसके साथ। वही शख्स कल को अगर लॉयर बन गया है तो वो वकला में जाएगा और उसके बाद वो जज भी बन जाएगा। सर ये इस निज़ाम को फिर कौन ठीक करेगा? ये तो सूट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। करेगा तो फिर वो कैसे करेगा? जी इसके दो ही तरीके हैं जो मेरे नज़र में है। साफ ज़रा बाद में मजीद बहस इस पे कभी हो सकती है। एक तो ये तरीका है कि अगर वज़ीर आज़म नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएं और उसमें कुछ एडिशनल मेंबर्स, कोऑप्टेड मेंबर्स की उनके पास ताकत है, वो बुलाएं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, जो चीफ ब्यूरोक्रेट हों आपके वो हों, चीफ पुलिस वाले हों, और बड़े बड़े जो सियासतदान हैं अपोजिशन के वो बुलाए जाएं और ये मामला उनके सामने रखा जाए और कहा जाए कि ये मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा जब तक हम ये काम नहीं करते। और उसके फिर गारंटर बन जाएं कोई, मेरा ख्याल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ मिलकर ये कहें कि ये अगर आप लोग हम सब ने ये काम करने हैं और हम सब इसके जिम्मेदार हैं, कोई एक भी अगर हम में से इससे हिला तो बाकी सब उसके जो उसके इकट्ठे हो जाएंगे। अगर ये नहीं हो पाता मिसाल के तौर पे, फिर इसका एक ही हाल है कि एक नई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म उठे, ये सारी बातें कहे, बेशक उसको टाइम लग जाए, लोगों को कन्विंस करे कि ये मुमकिन नहीं है कि एक खानदान इतने लंबे लंबे जो है ना यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे, चेयरमैन रहे और प्राइम मिनिस्टरशिप की पहले जो 1 या 2 टर्म की वो भी खत्म कर दी 18वीं तरमीम में। हालांकि पूरी दुनिया में टेन्योर मुकर्रर होता है, तो यहाँ तो उन्होंने अपनी जिंदगी भर के लिए सारे मामला सीधे कर लिए। ऐसे तो मुल्क नहीं चलते। और जब वक्त आए तो आप बाहर चले जाएं और जब अच्छा वक्त हो तो आप इधर आ जाएं। फिर खूब हो क्या रहा है, पैसे के बुनियाद पे इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन की बुनियाद पे फिर और पैसा बनाते हैं। तो ये साइकिल चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा, आगे बढ़ के रोकना पड़ेगा। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि आप और मैं नहीं कर पाएंगे जब तक कि अलग हम एक जमात ना बना लें। ये इन्हीं को करना है और इनमें अच्छे सेन लोग मौजूद हैं, हर जमात में मौजूद हैं। दे कैन अंडरस्टैंड इट, दे कैन डू इट। ठीक। यशवीन मुझे एक चीज बताएं, इसके बाद मैं अगले टॉपिक की तरफ भी जाना है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं और जमहूरियत की बात करते हैं, आपको लगता है इनके अंदर जमहूरियत है? दे हैव गॉट दैट गट्स टू से कि जी आप गलत कर रहे हैं अपनी लीडरशिप को, ये कह सकते हैं कि आपका फैसला गलत है या जो आप सोच रहे हैं वो गलत है और ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है?
अब डेमोक्रेसी है इसलिए आपने ये सवाल पूछ लिया, वरना तो ये सवाल भी नहीं पूछना चाहिए था आपका। मेरा ख्याल है कि जितना क्लोजली हम मॉनिटर करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को, आपका भी रोज इंटरेक्शन होता है, मेरा भी होता है, आपका क्या ख्याल है? यहाँ तो इख्तिलाफ राय तो एक बहुत दूर की बात है। आप मेरा ख्याल है अपने जहन में भी नहीं सोच सकते कि जो टॉप लीडरशिप है उसने जो ये बात की ये सही या गलत हो सकती है। और जो पहले कमेंट में जनरल साहब ने बड़ा राइटफुली कहा कि आप ऐसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या लॉर्ड से क्या तवक्को करते हैं कि वो मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन करेंगे जिनकी अपने रवैयों के अंदर जमहूरियत नहीं है। सबसे पहले उनकी पार्टीज का आप हाल देख लीजिए। वालिद साहब चले गए तो बेटी ही अहल है, उसके अलावा कोई अहल नहीं है। शाहिद खान अब्बासी क्यों लीडर नहीं हो सकते थे नून लीग के? जब नवाज शरीफ चले गए वज़ीर आज़म रहे हैं वो पाकिस्तान के। ख्वाजा साद रफी क्यों लीडर नहीं हो सकते थे? ख्वाजा आसिफ क्यों लीडर नहीं हो सकते थे? एहसन इकबाल क्यों लीडर नहीं हो सकते थे? ये पार्टी के वो बड़े नाम हैं जिन्होंने मियां साहब के साथ बहुत स्ट्रगल किया अपेरेंटली। लेकिन अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान से जा रहे हैं तो उनकी जगह अगर कोई अहल है कि वो लीड करे पीएमएलएन की पूरी मूवमेंट को, तो वो उनकी साहबजादी हैं। अब तो खैर छोटे मियां साहब बाहर आ गए हैं, तो वो भी एक क्लैश है जो वहां पर चलता रहता है। ये इस हद तक इन लोगों के जहनों में ये पॉलिटिकल पार्टीज इनकी जागीर हैं कि ये आपस में भी लड़ पड़ते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को रिटेन करने के लिए। तो ये तो मतलब डेमोक्रेसी कहाँ है इस मुल्क के अंदर? पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर तो डेमोक्रेसी नहीं है कम से कम। ठीक, अच्छा जल साहब जरा मुझे आगे चलते हैं, मेरे पास थोड़ा टाइम की वो हमेशा से कमी रहती है। सर प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उनसे जब क्वेश्चन किया गया, क्या जरा हुआ क्वेश्चन, मैं एक दफा आपको सुना दूं, उसके बाद मैं आपका और यशफीन का जी इस पे कमेंट चाहूंगा, जरा प्लीज सुनिएगा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Absolutely not. बड़ा कैटेगोरिकली कहा। और इस दरमियान में जो एंकर था उसने ये तक पूछा जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा कि सीरियसली, मतलब ही वाज ट्राइंग टू बी सार्कास्टिक, बट प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी क्लियर इन दैट। सर क्या डू मोर पॉलिसी दोबारा शुरू होने लगी है, सोच रहा है अमेरिका, क्या कहेंगे इस पे? ये अमेरिका ने तो सोचा था लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा उसको लीडर ऐसे से पाला पड़ गया जो कि आगे से माना नहीं। और ये मेरा ख्याल है कि ये सोची समझी पॉलिसी के तहत है, ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है। देखें, अमेरिका की बात ना मानने के जो खमियाजा है वो मैं आपको लिस्ट कर देता हूँ। एक तो वो खमियाजा जो इस वक्त आप भुगत रहे हैं, आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से शहादतें ज्यादा हो रही हैं, अटैक हमारे ऊपर ज्यादा हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से। उसकी वजह ये है कि वो भी इलाका किसी के कंट्रोल में नहीं है, वहां पर कोई डिस्पेंसेशन नहीं है। एक तो ये चलेगा अगस्त सितंबर तक। ये एक प्रेशर है जो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नो कहने का खमियाजा की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी मैं सिर्फ लिस्ट कर देता हूँ आपका टाइम बचाने के लिए। FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक, मिडिल ईस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा हूँ। और एक सबसे बड़ी बात, हम समझते हैं कि अमेरिका के पास पॉलिटिकल ताकत है और मिलिट्री ताकत है और इकोनॉमिक ताकत है और वो एक टेक्नोलॉजी है। एक और बहुत खतरनाक जहरीली ताकत है उसके पास, परसेप्शन मैनेजमेंट। वो आपके मैसेज को आपकी गवर्नमेंट से अलग और आपकी फौज से अलग और फौज और गवर्नमेंट को अलग ऐसे उनको तोड़ देती है। उनके पास ऐसे जराए हैं यहाँ पर नैरेटिव पैदा करने के। तो वो हमला कर सकते हैं इमरान खान की जात पर भी, वो हमला इखलाकी भी हो सकता है, वो हमला हकीकी भी हो सकता है। ठीक। और इसी तरीके से वो हमला कर सकते हैं इस हुकूमत पर, इस तरीके से मामला को चला सकते हैं कि ये शायद इसका जाना बनता हो। तो ये एक प्रेशर है। इसके मुकाबले में जो हमारे जो सोचा है हुकूमत ने, वो भी मैं आपको गिनवा दूं कि इसके मुकाबले में हमारे सामने क्या था। CPEC, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान। तो ये वो चीजें थी जो कि वो ज्यादा भारी साबित हुई हैं और अभी पाकिस्तान ने फैसला किया है। ये अभी तो आपको अमेरिका ढीला लग रहा है ना, हल्का हल्का बातचीत कर रहा है कि जरा इनकी फौजें निकलने दीजिए,
फिर देखें आपके ऊपर कैसे प्रेशर आता है, लेकिन हमने इंशाल्लाह सही फैसला कर लिया। बिल्कुल। यशवीन, लास्टली मुझे बताइएगा ज़रा, ये जो परसेप्शन मैनेजमेंट की बात की है और परसेप्शन पाकिस्तान के खिलाफ बनाना, ना बनाना, पॉजिटिव रखना, अभी ये जो पार्लियामेंट का हुआ, मैं सिर्फ एक ट्वीट की बात करना चाहूँगा। 70,000 ट्वीट्स हुए कि डेमोक्रेसी ख़त्म होनी चाहिए और फौज को आना चाहिए, और ये ट्वीट्स कहाँ से हुए ये भी हम सबको पता है। सो ये जो अमेरिका इस वक्त चाह रहा है जी, और ये जो परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहा है पोस्ट दिस सिचुएशन, क्या लगता है आपको पाकिस्तान विल बी एबल टू मैनेज ऑल दिस या नहीं? देखिए, उसको मैं क्विकली पहले एक कमेंट सिर्फ कर दूं कि आज ये एब्सोल्युटली नॉट था ना, इसने इट हैज मेड मी अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी टुडे। सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, आई मीन इस क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ बात करना फ्यूचर में। मैं इस चीज को रूल आउट नहीं कर रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के एब्सोल्युटली नॉट का ये मतलब नहीं है, जैसे भी जनरल साहब ने भी कहा कि अमेरिका इसके बाद मजीद फर्दर कोई प्रेशर नहीं डालेगा हम पे, और कोई किसी किस्म का दबाव नहीं आएगा हम पे, और स्ट्रेन्स नहीं आएंगे, वो सब कुछ होगा। ये भी हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अमेरिका ने जब यहाँ पे एयर बेसिस की बात की तो उसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका कल से यहाँ पर आके बैठने वाला है। उसका मतलब यही है कि इन केस ऑफ अ सिचुएशन, ये वाला जो इन केस ऑफ अ सिचुएशन वाली जो चीज है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, उसके लिए हमें कभी भी इस पर प्रेशर हो सकता है। उन्होंने एक एयर कॉरिडोर की भी डिमांड की है कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी इन अफगानिस्तान को चाहिए हो सकता है, कि सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जिस क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ आज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि दिस थिंग, आई थिंक दैट हैज आल्सो गिवन आउट अ वेरी क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड कि पाकिस्तान को ड्रैग करके अपनी डर्टी लॉन्ड्री धो के पाकिस्तान के खाते में लिखना अब इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज दिस इज व्हाट प्रिसाइसली अमेरिका इज ट्राइंग टू डू। वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, वो वहां पर जो अपनी शिकस्त है उसका कुछ हिस्सा हमारे खाते में छोड़कर जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन के अंदर भी पाकिस्तान को किसी न किसी फॉर्म में ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात इनकार किया है ना, ये उस सारी जो एक थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर भारी। और जनरल साहब ने अभी कहा कि हमें कुछ शॉर्ट टर्म कॉस्ट इसकी फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर माजी को उठाकर हम देखें तो हमने जब भी उनको हाँ किया, मैं एक छोटी सी बात कह दूं मंसूर, हमने जब भी उनको हाँ कही है उसकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट हमें ज्यादा पे करनी है। तो आज का जो ये इनकार है, आई थिंक ये हमें उस लॉन्ग टर्म कॉस्ट से इंशाल्लाह फ्यूचर में बचाएगा। यशवीन जमाल, थैंक यू वेरी मच। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। फिर से एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आते हैं तो ऑपरेशन प्यारी माइंस खुशाब में एक नो गो एरिया पंजाब पुलिस ने क्लियर कराया है। कैसे कराया है और ये नो गो एरिया कैसे बना, इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, ऑपरेशन प्यारी माइंस खुशाब, पंजाब में एक और नोगो एरिया क्लियर हो गया। पंजाब का ज़िला खुशाब कुदरती हुस्न और मादनियात से माला माल है। इसकी सकाफ़त और कल्चर इसको पंजाब भर में नुमायाँ करती है। इसकी सरहदें जेहलम, चकवाल, मियांवाली, भक्कर, जंग और सरगोदा से मिलती हैं। इसकी आवाम इंतहाई पुरअमन और मिलनसार है। ये ज़िला पंजाब भर में अमन का गहवारा समझा जाता है, लेकिन चंद सालों से ज़िला खुशाब में कोल माइंस पर मजदूरी की गर्ज से आने वाले चंद अफ़गानी और पठान मजदूर इसके अमन के ख़तरा बन चुके थे। थाना खट्टा और थाना नौशहरा का एरिया जहां इनका पड़ाव था, वहां का इलाका पेरी माइंस कहलाता है, जो कि पिछले चंद सालों से नो गो एरिया बन चुका था, जहां इनकी अपनी पंचायत और अपना कानून था। रियासत अपनी रिट कायम करने में मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दे रही थी। मंशियात और भारी असले का कारोबार करने वाला स्मगलरों का ये गिरोह तेज़ी से बढ़ रहा था। इनकी दहशत और खौफ से इर्द गिर्द के कई देहात शदीद परेशानी में मुब्तला थे। ये समाज दुश्मन प्यारी माइंस के करीब सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा हयात अल मीर दरबार पर आने वाले ज़ायरीन की इज़्ज़तों से खेलने से भी बाज न आते। जनूबी पंजाब कच्चा के इलाके के बाद ये एरिया भी पंजाब में नोगो एरिया बन चुका था। पिछले चंद सालों में खुशाब में तैनात होने वाले तमाम DPOs ने अपनी तमाम तर सलाहियतों और ताकत से मुतअद्दिद बार ऑपरेशन किए, लेकिन ये मुनज़्ज़म और ख़तरनाक गिरोह बार बार पुलिस को चकमा देते रहे। दौरान ऑपरेशन पुलिस के कई जवान ज़ख्मी भी हुए। IG पंजाब पुलिस इनाम गनी का ये वादा कि पंजाब में कोई नो गो एरिया नहीं हो सकता और तमाम सूबे में सिर्फ़ और सिर्फ कानून की हुक्मरानी होगी, एक बार फिर हकीकत में बदलते पंजाब की आवाम ने देखा।
खुशाब पुलिस ने इंटेलिजेंस इदारों की मालूमात इकट्ठी करने के बाद जामा प्लानिंग और पूरी हिकमत अमली के साथ इस नोगो एरिया को ख़त्म करने का इरादा किया। इसी दौरान वहाँ पर स्मगलरों और दो ग्रुपों के दरमियान शदीद फायरिंग शुरू हो गई, जिससे पूरा इलाका शदीद खौफ व हरास में मुब्तला हो गया। फायरिंग के दौरान 3 शरपसंद हलाक और 3 जख्मी हुए। वाक़या का नोटिस लेते हुए IG पंजाब पुलिस इनाम गनी, रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा DIG अशफाक अहमद खान ने DPO खुशाब मोहम्मद नवीद को इन जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की हदायत की, जिस पर खुशाब पुलिस के जवानों ने DPO मोहम्मद नवीद की सरबराही में इन समाज दुश्मनों पर एक्शन किया। रियासती रिट को तस्लीम न करने वाले मुल्क और कौम के दुश्मनों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। दहशत की अलामत बने हुए कई सरपसंद ज़ख्मी हो गए और मरकज़ी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनको चलान करने के बाद जेल भेज दिया गया। आज नोगो एरिया समझा जाने वाला इलाका प्यारी माइंस खुशाब पुलिस का मस्कन बन चुका है। खुशाब पुलिस के जवानों को अपने दरमियान देखकर मकामी अफराद अपने आप को महफूज तस्वुर कर रहे हैं। यह इलाका पंजाब की मंशियात का सबसे बड़ी मंडी तस्वुर किया जाता था, जहां अब खुशाब पुलिस के डेरे हैं। प्यारी माइंस के करीब ही हयातुल मीर के मकाम पर मुस्तकिल चेक पोस्ट कायम की गई है, जहां एलीट के कमांडोज भी तैनात हैं। नई कायम की गई चेक पोस्ट पर पाकिस्तान और पंजाब पुलिस का परचम भी लहरा रहा है। खुशाब पुलिस ने जुर्रत और बहादुरी और बेनज़ीर शुजात की अमली मुजाहरा करते हुए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अवाम के लिए इनकी इन खदमात को हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पे ये क्या हुआ, ये ऑपरेशन कैसे हुआ, अ पर्सन हु वाज हैंडलिंग इट, हु वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब मोहम्मद नवीद मेरे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। नवीद साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक्सीलेंट वर्क डन बाय खुशाब पुलिस अंडर योर गाइडेंस, और जिस तरह आप लोगों ने लीड किया और इस पूरे नोगो एरिया को लोगों के लिए और पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए क्लियर किया। मेरे ख्याल में पूरी खुशाब पुलिस और आप स्पेशली आप सबके लिए जी बहुत मुबारक के हकदार हैं आप लोग। सबसे पहले मुझे बताइएगा बैकग्राउंड क्या था जी, और ये सारा कैसे स्टार्ट हुआ? मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया इस बहुत इंपॉर्टेंट इशू को आवाम तक कन्वे करने के लिए कि ये सारा कुछ किस तरह हुआ और इसका बैकग्राउंड क्या है। मैं इधर आपको बताता चलूं कि ये जो एरिया है, यहाँ पर सॉल्ट और कोल माइनिंग जो स्टार्ट हुई 1968 और 69 में, उसके बाद जो यहाँ पर जितनी भी क्लास थी जिन्होंने ये माइंस की लीजेस वगैरह ली, उन्होंने जो लेबर हायर की वो सारी KPK से थी, और खासकर लकी मरवत से, करक से, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग थे और ये यहाँ पर आए, इन्होंने यहाँ पर माइंस में काम करना शुरू किया। ठीक है। अब 1995-1998 में ये हुआ कि यहाँ पर चंद अफराद ने आकर नारकोटिक्स सेल करना स्टार्ट की। ये केसेस जब पुलिस को रिपोर्ट हुए तो 2011 में इनके खिलाफ जो FIR रजिस्टर होना शुरू हुई, और अब तक 2021 तक 272 FIR जो है वो रजिस्टर की जा चुकी हैं। अब इस इलाके में इशू ये था कि रगड माउंटेन्स हैं, टेरेन जो बड़ा हार्श है, और डेंस फॉरेस्ट हैं, और इनएक्सेसिबिलिटी है क्योंकि रोड नेटवर्क जो इतना प्रॉपर नहीं है। अब पुलिस की प्रेजेंस वहां पर थी नहीं, तो वक्तन फवक्तन वहां पर ऑपरेशंस तो होते रहे, लेकिन उसमें कोई खातिर खा कामयाबी जो है वो पुलिस को ना मिल सकी। अब इसमें जो चंद एक ड्रग डीलर्स इस किस्म के थे जिन्होंने वहां पर अपने गैंग्स जो है वो प्रॉपर्ली एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सूरत में वहां पर गैंग्स की सूरत में ऑपरेट करना शुरू कर दिया। तो ये इसका सारा कंप्लीट बैकग्राउंड है जो कि मैंने आपको ब्रीफ किया। ठीक। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कितने पुलिस के ऑपरेशंस हुए हैं पास्ट में, और पहले ये बता दें, उसके बाद फिर ये जो आप लोगों का ऑपरेशन था ये कैसे सक्सेसफुल हुआ, जरा इसको भी बताएं प्लीज। अच्छा, पुलिस के जो ऑपरेशन यहाँ पर होते रहे वो 2011 में सबसे पहले स्टार्ट हुए, क्योंकि सबसे पहले जो केसेस रिपोर्ट हुए 2011 में हुए, लेकिन उसमें पुलिस को इस तरह से कामयाबी नहीं हुई। उसमें सबसे पहले तो ये हुआ, जब हमें कंप्लेंट रिसीव हुई यहाँ पर खुशाब पुलिस को, तो खुशाब पुलिस वहां पर गई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो उसी वक्त पुलिस के ऊपर फायर ओपन किया गया, रेजिस्टेंस हुई, और उसमें हमारे कांस्टेबल जो हैं वो उसमें जख्मी हुए और पुलिस को वहां से रिट्रीट करना पड़ा।
उसके बाद जो दूसरा मेजर ऑपरेशन है वो 2016 में हुआ, जिसमें पुलिस ने कुछ कामयाबी तो हासिल की, लेकिन फिर भी वहां से पुलिस को रिट्रीट करना पड़ा और इन्होंने उसके बाद 2016 के बाद ये एरिया प्रॉपर नो गो एरिया में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। उसके बाद 2017 में एक और ऑपरेशन लॉन्च हुआ, लेकिन क्योंकि पुलिस सुबह को गई और शाम को वापस आई, ये वहां से चले तो गए थे, लेकिन अगेन ये दे केम बैक और 6 to 7 डेज में दोबारा इन्होंने अपने वहां पर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया और ये प्रॉपर्ली वहां पर बैठ गए। अब ये जो एरिया है, ये मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा जौहराबाद खुशाब का हेडक्वार्टर है, वहां से कोई 2.5 आवर की ड्राइव पर है। अब यहाँ से जब यहाँ से पुलिस मूव करती थी तो इनको पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, क्योंकि जो इसके एडजेसेंट विलेजेस हैं, 4 विलेजेस हैं, वो थिकली पॉपुलेटेड हैं और वहां से इनको इंफॉर्मेशन मिलती थी। जैसे ही वहां से पुलिस ऊपर मूव करती थी, ये इलाका काफी हाइट पर है, तो वहां से फायर ओपन कर देते थे। 2019 में भी एक ऑपरेशन हुआ और 2020 में भी हुआ। इस बार जो हमने ऑपरेशन किया, हमने क्योंकि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, हमने इस पे 2 months पहले ही पूरी वर्किंग स्टार्ट की और इसमें हमें जो प्रोविंशियल पुलिस चीफ हैं उनकी कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट सपोर्ट हासिल थी और बड़ी उनकी क्लियर डायरेक्शन थी कि पंजाब में कोई नो गो एरिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो हमें पूरी बैकअप सपोर्ट थी। लाइकवाइज रीजनल पुलिस चीफ हमारे इशफाक खान साहब हैं, उनकी भी कंप्लीट गाइडेंस थी और पूरी सपोर्ट थी, दीगर एजेंसीज की भी पूरी सपोर्ट थी। तो हमने 4 इस पे पिकेट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश की ईद से पहले और कंप्लीट सप्लाई चेन उनकी ब्लॉक कर दी। इसके बाद 14 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, उसको हमने उसके बाद ब्लॉक किया और इनके जितने भी सप्लायर्स थे उनको हमने अरेस्ट करना स्टार्ट किया। इस अरेस्ट की वजह से जब उनकी सप्लाई चेन वीक हुई, ना कोई सेलर जा सकता था वहां पर, ना कोई बायर आ सकता था, तो इनके दरमियान एक क्लैश हुआ, जिस क्लैश की वजह से इनके दरमियान रिफ्ट हुई और रिफ्ट के बाद मर्डर्स हुए और उसके बाद पुलिस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और इनके जितने भी हाइड आउट थे, स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, उनको वहां से डिमोलिश कर दिया। ठीक। और फिर अरेस्ट को इंश्योर किया। ओके। जो इनके मरकजी मुल्जमान थे, जो ये सारा जो इस चीज़ को मैनेज कर रहे थे, उनके बारे में आप क्या कमेंट करें? वो इस दफ़ा पकड़े गए? क्योंकि पिछली दफ़ा जितने भी ऑपरेशंस जो मैं थोड़ा चेक कर रहा था उसमें वो नहीं पकड़े जाते थे और बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द फॉरेस्ट वो लोग निकल जाते थे। इस पर भी थोड़ा बताएं प्लीज। मंसूर साहब, इसमें इनके जो मेजर गैंग्स थे वो 4 थे, 3 to 4 इस तरह के गैंग्स थे जो कि स्मॉल थे, वो ऑपरेट करते थे इनके साथ मिलके 4 मेजर गैंग्स के साथ। तो इस बार जो हमने ऑपरेशन किया, हमने ये इंश्योर किया कि इनके जो मेजर गैंगस्टर्स थे उनको हम उनकी अरेस्ट इंश्योर करें। तो इसमें हमें बड़ी मेजर कामयाबी इस बार मिली है और हमने 10 जो इनके मेजर गैंगस्टर्स हैं जो लीड कर रहे थे उनको हमने अरेस्ट किया इस बार। और ये हमने इंश्योर किया कि उनके अगेंस्ट हम केसेस रजिस्टर करें और केसेस रजिस्टर करने के बाद हमने उनको लीगल प्रोसेस के अंदर, इस वक्त वो जुडिशल हो चुके हैं और केसेस उनके अगेंस्ट इस वक्त अंडर ट्रायल हैं। इसके बाद जो बाकी दूसरे इनके जो सप्लायर्स वगैरह थे जो इनसे सप्लाई लेकर आगे सेल करते थे, उनके ऊपर अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं और उनको भी हम अरेस्ट उनकी इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे और उन्हें भी लीगल प्रोसेस के अंदर हम लेकर आएंगे और उनके अगेंस्ट भी ट्रायल इंशाल्लाह जल्द ही इनिशिएट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मोहम्मद नवीद, डीपीओ खुशाब, एक्सीलेंट वर्क बाय यू एंड बाय खुशाब पुलिस। नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है अशफाक अहमद खान साहब ने, रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा है। थैंक यू वेरी मच जी खान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बहुत मुबारक हो आप लोगों को ऑपरेशन प्यारी माइंस, जिस तरह आप लोगों ने पंजाब का एक नोगो एरिया को क्लियर किया। और अभी मैं आपसे पहले आपके डीपीओ से बात कर रहा था मोहम्मद नवीद से, ही वाज टेलिंग अस अबाउट ऑल दैट, डीपीओ खुशाब से। सर, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो पीछे स्ट्रैटेजी होती है, जो पीछे थिंक टैंक होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जीक्यूशन के लिए। सर, ये बड़ा क्राइम इन्फेस्टेड एरिया है, नो गो एरिया है, रगेड माउंटेन है। अगर मैं मरी के बाद बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये जगह है, केव्स बनी हुई हैं जो हाइड आउट्स हैं इन लोगों के लिए, किसी भी ऐसे एलिमेंट्स के लिए। खुशाब की पुलिस की नफरी की मैं बात करूं, सिर्फ 1000 वहां पर पुलिस के जवान हैं। सर, स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी इस सारे को इंप्लीमेंट करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है कि ये एक मुश्किल एरिया था और पंजाब में एलिवेशन के लिहाज से सतह समंदर से जो मरी के बाद सबसे ऊंचा ये इलाका है, साल्ट रेंज का हिस्सा है, माइंस का एरिया है और बहुत सी माइंस जो बन के खत्म हो जाती हैं, जो उसका रिमेन्स रह जाती है, वो एक केव्स बन जाती है वहाँ पे। तो लोगों के लिए एक बहुत इजी जगह है जहाँ पे क्रिमिनल लोग जो है वो आके रुक जाते थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ड्रग बेचने वाले, ड्रग सेलर और इस तरह के लोग भी आगे थे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स भी थे, और माइन के वर्कर्स को जो करना, उनको ड्रग्स बेचना, ये भी बड़ा कॉमन था।
पहले पुलिस ने, आपको बताया होगा डीपीओ साहब ने कि पहले भी पुलिस ने काफी दफा ट्राई किया था, जी। लेकिन वो स्ट्रेटजी इसलिए फेल हो जाती थी कि हम जब रगड माउंटेन्स में जाते थे कि पुलिस के पास हेलीकॉप्टर्स और इस तरह का बैकअप सपोर्ट नहीं होता, वसाइल की कमी होती है। उसके पेश नज़र हमने अपने आईजी इनाम गनी साहब को, आईजी पंजाब को जब बताया कि इस तरह की सूरत हाल है वहाँ पे, तो उन्होंने इसको खुद ही स्ट्रेटजाइज किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस करें, स्मार्ट पुलिसिंग करें और प्रोएक्टिवली होके साथ जो हमारे इंटेलिजेंस अदारे हैं उनसे भी मदद लें और इस तरीके से करें कि हम उनको काउंटर कर सकें। तो डीपीओ जो खुशाब हैं और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया, पूरा इसको प्लान किया और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हमने करके तो अल्हम्दुलिल्लाह टीयर 1 के उनके जितने भी मेन सप्लायर्स हैं उनको ड्रग्स समेत भी पकड़ा। फिर वहाँ पे गैंग वॉर भी हो जाती थी, इनके आपस में भी लड़ते थे और 1 महीना पहले उन्होंने 3 आपस में लड़े और 3 लोग कत्ल हो गए थे दोनों पार्टीज के। तो ये हमारे लिए बड़ा मसला था, चूंकि ये एरिया जो है मईशत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ खुशाब के इस एरिया में 39 के करीब मेन माइंस हैं जो ना सिर्फ हमारे बहुत सारे पावर प्लांट्स को कोल प्रोवाइड करते हैं बल्कि और भी उनका बड़ा रोल है, जिप्सम निकलता है, पोटेशियम है और भी मिनरल्स है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस का एक बड़ा अहम रोल होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करे और मईशत का पहिया भी चलता रहना चाहिए। खान साहब आपकी बात, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अभी आपने बात की 39 माइंस हैं और हमने देखा कि वो लोग दे वर वेरी थैंकफुल टू इनाम गनी साहब, दे वर वेरी थैंकफुल, आपके तो मेरे ख्याल में दफ्तर भी आए। सर मुझे बताएं ये अब ये तो ऑपरेशन हो गया, अब इसको सस्टेन कैसे करेंगे? रिट जो है उसको सस्टेन करना ही तो अब मेन इशू होगा मेरे ख्याल में गोइंग फॉरवर्ड। गाइस साहब आपने देखे होंगे, फुटेज देखी होंगी, वहां पे हमने 3 चीजें की हैं। एक तो हमने इनको इंटेलिजेंट लेड ऑपरेशंस में इनको डिफरेंट जगहों से पकड़ लिया है। दूसरा, इनके जितने भी रूट्स हैं उस एरिया को आने वाले वो रूट्स आइडेंटिफाई हो गए और हम फ्यूचर में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ भी इलाज कर रहे हैं, क्योंकि आईजी पंजाब के साथ एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जो पंजाब के चीफ हैं गुलेरी साहब, उनकी मीटिंग भी हो चुकी है। तो हम अब उनको भी साथ लेके इनके रूट्स को कवर करेंगे, चूंकि पाकिस्तान में नारकोटिक्स की सप्लाई साइड को रोकना बेसिकली एंटी नारकोटिक्स फोर्स की प्राइम जिम्मेदारी है और वो बड़ा अपना काम करना भी चाहते हैं प्रोएक्टिवली बड़ा। पुलिस का जो है वो हम बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो इस चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। दूसरी बात है कि ये जो हमारा एरिया है वहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट वांटेज पॉइंट है वो हमने टेक ओवर कर लिया है और वहाँ पे पुलिस पोस्ट बना दी है। बिल्कुल ऐसे जी, वजीर आला पंजाब ने भी और वजीर जो हमारे दाखिला हैं जो राजा बशारत साहब ने भी इस चीज से की है और वज़ीर आला पंजाब भी इस पूरी डेवलपमेंट से बिल्कुल आगाह हैं, क्योंकि आईजी पंजाब भी उनको बताते रहते हैं और वो इस एरिया से अच्छी तरह खुद भी मानूस हैं। तो यहाँ पे हम उन्होंने एग्री कर लिया कि यहाँ चौकी की मंजूरी हो जाएगी। तो ये चौकी अगर बन जाएगी और साथ ही साथ हम फायरिंग रेंज वहाँ हमने बना दी है। पुलिस के जो कमांडोज हैं वो आइंदा इस एरिया में हम तरफ उनकी टेक्निकल बुनियादों पर हुआ करेगी और वो प्रॉपर वहाँ जाते रहेंगे। तो ये एरिया पूरा का पूरा हमने प्रोएक्टिवली टेक ओवर कर लिया और माइन के ओनर्स के साथ भी हमने वहाँ पे उनको हमने लगवा दिए। हमारे होटल आई सिस्टम है इसके तहत जितने भी वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, ये आईजी पंजाब ने ही हमें एक्चुअली हुक्म दिया था कि वहाँ पे आप होटल आई का सॉफ्टवेयर तमाम माइन कंपनीज है, 39 कंपनीज है हमारी जो ये जो प्यारी माइंस का इसको एरिया कहते हैं, ठीक है। ये भी बेसिकली एक बड़ी पुरानी कंपनी थी प्यारी माइंस के नाम से, उसी वजह से इस पूरे पहाड़ी इलाके को प्यारी माइंस कहते हैं। खास साहब मुझे जरा करते हैं उनको कंप्यूटराइज करके हमारा जो पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ इन तमाम का फिंगरप्रिंट, इनकी तस्वीरें, हम पूरे एरिया को आप माइक्रोस्कोपिक देख रहे हैं। अच्छा खान साहब मुझे लास्टली जरा बताइएगा, इंटेलिजेंस लेड और प्रोएक्टिव काम, ये मेरा कॉन्सेप्ट है जी पुलिसिंग का, लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस के अंदर रिएक्टिव चीजें चलती हैं। डकैती हो गई नाके लगा दो, डकैती हो गई पीछे चले जाओ। इसके अंदर हमने देखा है कि बड़े आप प्रोएक्टिव रही है खुशाब पुलिस, रीजन आपका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये पुलिसिंग का स्टाइल आपको रिजल्ट दिया इसने, इसको आप ओवरऑल इसका एनालिसिस क्या देंगे मुझे? कैसे, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। अभी मॉडर्न फेज में हमें अपने वसाइल को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होता है ताकि कम से कम वसाइल में हम काम करते हैं और उनको प्रोडक्टिवली यूज करें। ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी इसमें हो जाती हैं। तो हम 3 चीजों पे फोकस करते हैं। एक तो कम्युनिटी पुलिसिंग है कि आप जो माइन के ओनर्स हैं, जो उनके साथ काम करने वाले हैं, उनको साथ लेके चले और कॉन्फिडेंस के साथ इस मसले को हल करें। लोगों के मसाइल को उनकी मदद से हल करने को कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। नंबर 2, हम इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करते हैं और रेड या ऑपरेशनल टेक्निकल
काम बाद में करते हैं। बिल्कुल अगर सर। हम बिल्कुल अन्यवाद चले जाएं और जाकर माइंस के एरिया में पुलिस को भेज दें तो हम नहीं चाहते। हम अपनी ऑफिसर सेफ्टी, शहीद होना या जख्मी होना बहुत एजाज की बात है, लेकिन पहले ऑफिसर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो हम ऑफिसर सेफ्टी, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनाना, हेलमेट पहनाना और इंटेलिजेंस बेस पे जाके बड़े स्मार्ट ऑपरेशन करना, ये समझता हूँ कि आईपीओ की बेस पे प्रोएक्टिव पुलिसिंग है। और आईजी पंजाब ने जो हमें विजन दिया हुआ था इस सिलसिले में वो यही था। हमने कोशिश की कि उनके विजन के मुताबिक काम करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लेवल के जो हमारी काम होते हैं वो हम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के साथ डिस्कस करके और फिर ही किए जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अशफाक तैमूर खान साहब, एक्सीलेंट वर्क बाय यू, बाय सरगोदा पुलिस, बाय खुशाब पुलिस एंड बाय पंजाब पुलिस। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम नाज़रीन, एक एग्जांपल है, एक सक्सेस स्टोरी है, आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि जिस तरह हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम रीसेट करो, सो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और इनिशिएटिव्स का रिजल्ट बेहतर आता है। प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए और अगर इंटेलिजेंस आपकी स्ट्रांग है, जो कि पाकिस्तान की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो रिजल्ट आना लाजिम है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।